नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे हमेशा वादा करता हूं कि आपके लिए गांव से जुड़ी हुई लॉन्ग स्टोरीज भी लेकर आता रहूंगा। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें रियल घटनाओं को ढूंढने में काफी समय लग जाता है, तो बड़ी कहानी आने में थोड़ी देर हो जाती है। तो मैं आज आपके लिए एक जबरदस्त गांव से जुड़ी कहानी लेकर आके आया हूं। तो सबसे पहले आपसे यही कहूंगा कि आप अपने कानों में यह ईयरफोन्स को अच्छे से ठूस लीजिए, ताकि स्टोरी को सुनते हुए आपको बार बार किसी व्यवधान का सामना ना करना पड़े। तो साथियों, कहानी पूरी तरह से गांव से जुड़ी हुई है, और ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं यह आज के ज़माने की नहीं बल्कि काफ़ी पुराने ज़माने से जुड़ी हुई है। उस समय गांवों में ठाकुरों का वर्चस्व हुआ करता था। ठाकुर ही पूरे गांव को संभाले थे और गांव में आने वाली किसी भी प्रकार की मुसीबत से गांव की रक्षा भी करते थे। स्टोरी में आप एक बहुत ही भयानक डायन का सामना करने वाले हैं। एक ऐसी डायन जिसने पूरे गांव को तबाह करके रख दिया था। उस डायन का इतना ज्यादा खौफ था कि कई बाबाओं के द्वारा वर्ष में करने के बावजूद भी वो हर बार उनकी कैद से आजाद होकर आ जाती थी और फिर पूरे गांव को तबाह कर देती थी। उसने न जाने गांव के कितने ही बच्चों की बलि दी थी, कितने ही पशु उसके तंत्र मंत्र का शिकार हो गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बुरी शक्तियां इस दुनिया में मौजूद हैं तो उनका सामना करने के लिए अच्छी शक्तियां भी होती हैं। तो उसी गांव में ठाकुरों की एक हवेली थी जिसने उस डायन का हमेशा मुकाबला किया और हर बार उसको हराकर ही दम दिया, और ये कहानी हमें शेयर की है उसी गांव की रहने वाली एक लड़की ने, जो खुद इस पूरी घटना से जुड़ी हुई है। आज जब वो इस खौफनाक कहानी को याद करती है तो सिहर जाती है, लेकिन उस लड़की की हिम्मत की दांत देनी पड़ेगी। क्यों? उसने डटकर उस मुसीबत का सामना किया और हमेशा हमेशा के लिए गांव को उस डायन के प्रकोप से मुक्त किया। अब तो उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, और ये जो घटना घटी थी ये काफी समय पहले की है। तो चलिए कहानी को शुरू करें। उससे पहले आपसे यही कहूंगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से कमाल की स्टोरीज लेकर आते हैं, लेकिन काफी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियों में दे सकूं। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सुमन अक्सर आते जाते उस बंद दरवाजे को डोट देखती रहती थी। पता नहीं क्या लगाव हो गया था उस बंद दरवाजे से। बच्चों को पढ़ाने के बाद स्कूल से घर जाते समय वो रोज उस दरवाजे के बाहर बैठ जाती थी। कभी कभी उसे लगता जैसे उस दरवाजे के पीछे से उसे कोई पुकार रहा हो, लेकिन फिर खुद को समझाकर फिर से घर की ओर निकल जाती थी। सुमन रामपुर गांव की रहने वाली थी, लेकिन उसकी नौकरी बिलासपुर गांव में लगी थी, जहां उसे एक रूम किराए पर मिल गया। लेकिन उसकी स्कूल गांव से थोड़ी दूर थी, करीब 1 किलोमीटर, जहां वो चलकर ही जाती। कभी कभी कोई साधन मिल जाता तो उसके समय की बचत हो जाती, लेकिन स्कूल आते जाते समय वो रोज रास्ते में थोड़ा थकान दूर करने के लिए बैठ जाया करती थी। कभी किसी पेड़ की घनी छांव में तो कभी मंदिर के ओटे पर, लेकिन उस बंद दरवाजे के सामने वो कभी नहीं रुकी। हालांकि एक अलग सा खिंचाव महसूस करती, लेकिन वो वहां कभी रुकी नहीं। एक दिन जब सुमन स्कूल से वापस घर लौट रही थी, थोड़ा चलने के बाद वो थक गई। उस दिन उसकी तबीयत भी थोड़ी खराब थी। वो उसी बंद दरवाजे के बाहर आकर बैठ गई। नॉइस कुछ देर बाद उसे दरवाजे के पीछे कुछ हलचल सुनाई दी। वो तुरंत चौंक कर उठी।
उसने देखा कि दरवाजे पर तो एक मोटा ताला लगा है और उस पर बहुत सारी मिट्टी लगी। देखकर ऐसा लगा रहा था जैसे बरसों से वो दरवाजा खुला ना हो। सुमन बहुत घबरा गई। वो तुरंत दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगे। तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। पुष्पा, अरे वो पुष्पा! ये आवाज दरवाजे के पीछे से आ रही थी। सुमन पहले तो थोड़ा घबराई, लेकिन फिर अपनी जिज्ञासा दूर करने के लिए वो फिर से दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। तभी उसे एक जोरों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ऊपर से नीचे गिर गया है। सुमन कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं और इस दरवाजे के पीछे कौन है? उसने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में पीछे से एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आई, जिसकी उम्र लगभग 60 से 65 साल की रही होगी। अरे तुम कौन हो और यहाँ किसे पुकार रही हो? यहाँ तो बरसों से कोई नहीं रहता। ये कोठी तो कई सालों से बंद पड़ी है। नॉइस। तब सुमन कहती हैं कि नहीं बाबा, मैंने अभी अभी किसी के पुकारने की आवाज आई थी। कोई पुष्पा पुष्पा कहकर पुकार रहा था। सुमन की बात सुनते ही बूढ़े के जैसे होश ही उड़ गए। वो हड़बड़ाहट में बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा हकलाता हुआ बोला, यहाँ कोई नहीं रहता। मैं कोई पुष्पा को नहीं जानता। सुमन कहती है, लेकिन बाबा मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि आप पुष्पा को जानते हो या नहीं। इस पर बूढ़ा व्यक्ति बोला, हाँ तो क्या हुआ? मैंने बता दिया, तुम इन सब में मत पड़ो। यहाँ अपनी नौकरी करने आई हो तो बस उस पर ध्यान रखो। फिर सुमन ने भी मन ही मन सोचा, शायद वो बूढ़ा व्यक्ति ठीक ही कह रहा है। मुझे इन सब बातों से क्या काम? मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। और फिर उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सुमन बूढ़े व्यक्ति की बात मान वहां से चल पड़ी। कुछ देर दूर जाकर सुमन ने पलटकर देखा तो वो बूढ़ा वहीं खड़ा था। कुछ आगे जाने के बाद सुमन ने फिर पलटकर देखा तो अब वो बूढ़ा व्यक्ति वहां नहीं था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक से गायब हो गया हो। सुमन ये सब देख और भी परेशान हो गई थी। थकान के मारे उसका सर फटा जा रहा था और वो अचानक बेहोश हो गई। जब सुमन की आंखें खुली तो वो अपने घर पर थी। पास में पड़ोस की लीला मौसी बैठी थी। सुमन तुरंत चौंककर उठते हुए मौसी से पूछती है, मैं यहाँ कैसे? मैं तो वहां उस बंद दरवाजे के पास थी। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मुझे क्या हुआ था? सारे सवाल 171 ही सांस में पूछ बैठती है। इस पर लीला मौसी कहती हैं कि अरे बस बस जरा सब्र कर मास्टरनी, क्या सारे सवाल एक बार में ही पूछ लेगी क्या? सब बताती हूँ, पहले थोड़ा पानी पी ले और गले को थोड़ा शांत कर। मौसी की बात सुनकर सुमन शांत हो जाती है और थोड़ा पानी पीने के बाद मौसी की तरह देखती है। तब मौसी बताती है, कोई अजनबी बाबू आया था तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ने। यहाँ कह रहा था कि तुम रास्ते में बेहोशी की हालत में मिली। बता रहा था कि वहाँ कुछ लोगों को पूछने पर यहाँ का पता मिला, इसलिए तुमको छोड़ने यहाँ आ गया। सुमन पूछती है, वो अजनबी कौन था? मौसी ने कहा, पता नहीं कौन था, मैंने तो उसे पहली बार ही देखा था। आज से पहले इस गांव के आसपास भी उसे नहीं देखा। सुमन बोली, वो दिखने में कैसा था मौसी? कोई बूढ़ा था क्या? सुमन को लगा जैसे वो बूढ़ा जिसे उसने उस बंद दरवाजे के बाहर देखा था वो होगा। लेकिन मौसी ने इनकार करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, वो तो एकदम जवान और सुंदर था। सुमन ने जवाब दिया, ठीक है मौसी, कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जो आपने मेरी देखभाल की एक माँ के जैसे। मौसी ने कहा, अरे अरे, इसमें मैंने कौन सा बड़ा काम कर लिया। अच्छा, अब रात हो गई, कुछ खाकर आराम करो, कहीं फिर से चक्कर खाकर गिर ना पड़ो। इतना कहकर लीला मौसी अपने घर चली जाती है। सुमन भी किचन में जाकर अपने लिए कुछ खाने के लिए, कुछ बनाने के लिए फ्रिज में से कुछ निकालने लगती है तो अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो मुड़ कर देखती है तो कोई नहीं दिखाई देता है। सुमन इधर उधर देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता है। वो बहुत डर जाती है। तभी उसे हॉल में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। सुमन डरते हुए धीरे धीरे हॉल की तरफ कदम बढ़ाती है, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता है। वह जैसे ही लाइट ऑन करती है, उसे किचन में से कोई जोर की आवाज सुनाई देती है। सुमन घबराकर किचन की तरह बढ़ती है। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग जाता है। वो साड़ी के पल्लू से अपने मुंह को पहुंचती हुई किचन में पहुंचती है, तभी अचानक लाइट चली जाती है। चारों ओर अंधेरा सा छा जाता है, जिससे सुमन और भी घबरा जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और सांस है कि जोर जोर से चलने लगती है। वह किसी तरह फ्रिज पर रखी हुई मोमबत्ती तक पहुंचती है और माचिस ढूंढने लगती है। इस बीच उसका पाँव किचन में रखे स्टूल से टकरा जाता है, जिससे उसका सर भी दीवार से टकरा जाता है और उसे हल्की सी चोट आ जाती है। सुमन की तकलीफ और बढ़ जाती है। वह दर्द से कराह उठती है। तभी सुमन का हाथ स्टैंड पर रखी माचिस पर जाता है और वह माचिस लेकर तुरंत मोमबत्ती जलाती है। तभी किचन की खिड़की की तरफ से कुछ आहट आती है। सुमन खिड़की से बाहर की तरफ देखती है तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता है। नॉइस। इतने में उसकी नजर खिड़की के सामने वाली दीवार पर जाती है। वहां पर एक काली बिल्ली बैठी होती है जो बहुत ही भयंकर आवाज निकाल रही थी। उसकी वो अंधेरे में चमकती हुई दो आंखें और भी डरावनी लग रही थी। सुमन को डोट ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बिल्ली उसे ही देख रही हो। अब तो सुमन और भी घबरा जाती है और घबराकर खिड़की बंद कर देती है। खिड़की बंद करके वह दीवार के सहारे नीचे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसका पूरा चेहरा और बदन पसीने से भीग जाता है। नॉइस। उसके पसीने वाले चेहरे से बहते हुए आंसू उसके गाल से होते हुए जमीन पर गिर रहे थे। सुमन की सिसकियां अभी बंद ही नहीं हुई थी कि उसे एक और भयंकर आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पुकार रहा हो, जिससे सुमन और भी घबरा जाती है और तुरंत खड़ी हो जाती है। वो घबराकर इधर उधर देखते हुए कांपते हुए लफ्जों में कांपते हुए आवाज में पूछती है, कौन है, कौन है, कोई बोलता क्यों नहीं, क्यों मुझे सता रहे हो। तभी उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिससे सुमन और भी ज्यादा घबरा जाती है। अब तो उसके डर की कोई सीमा ही नहीं रहती है। आवाज को सुनकर अपने कानों को बंद कर लेती है और रोती हुई जमीन पर बैठ जाती है। इतने सालों में सुमन के साथ ऐसा पहली बार हुआ था। वो कई सालों से अकेले रह रही है, लेकिन उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। सुमन को समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करें। सुमन यह निश्चित ही नहीं कर पा रही थी कि उसे दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक होती है। सुमन फिर चौंक पड़ती है।
सुमन हिम्मत करके दरवाजे की तरफ जाती है और अपना पसीना पोंछते हुए धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी खोलती है। दरवाजा खोलने पर उसकी नजर बाजू वाली लीला मौसी पर पड़ती है, जो लालटेन लेकर खड़ी होती है, जिसे देखकर सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सुमन तुरंत बोल पड़ती है, मौसी आप। सुमन तुरंत मौसी के गले लग जाती है। तभी वहां पर लाइट भी आ जाती है और सुमन चैन की सांस लेती है। फिर वो मौसी को अंदर आने का आग्रह करती है। मौसी सुमन को इतना घबराए हुए देखकर कुछ समझ नहीं पाती है और उसे पूछती है, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? सुमन घबराकर कहती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मौसी कहती है कि तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम ठीक हो। तब सुमन मौसी से कहती है, पहले आप अंदर आइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मौसी सुमन की बात सुनकर उसके साथ अंदर जाती है और नीचे बैठते हुए कहती है, अब बताओ क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या परेशानी है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं फिर से चक्कर वक्कर तो नहीं आने लगी? मौसी की बात सुनते ही सुमन की आंखें भर आती है और रोते हुए मौसी से कहती है, उसके चेहरे पर परेशानी और घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो मौसी से कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मौसी, मेरे साथ क्या हो रहा है? मौसी कहती है, अरे ऐसा भी क्या हुआ, मुझे बताओ क्या बात है, अभी थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, अब ऐसा क्या हो गया? मेरे जाने के बाद में कोई आया था या फिर तुम्हें कोई तकलीफ हुई है? तुम्हारे सर में दर्द है? मौसी ने एक साथ कई सवालों की बौछार कर दी। सुमन ने कहा, अरे नहीं नहीं मौसी, तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही है, इसके बारे में सोचकर भी मेरी रूह कांप उठती है। मौसी ने कहा, अरे ऐसा भी क्या हुआ? मेरे जाने के बाद अभी थोड़ी देर पहले तुम अच्छी खासी तो थी, फिर अब भला ऐसा क्या हुआ? तब सुमन कहती है, मौसी तुम्हारे जाने के बाद, और सुमन अपनी सारी आपबीती मौसी को सुना देती है। मौसी सुमन की बात को बड़े ध्यान से सुनती है और कुछ देर मौन रहने के बाद कहती है कि तुम उस बंद दरवाजे के पास क्यों गई थी? अब मेरी बात मानो, तुम यहाँ से जल्दी यहाँ से चली जाओ और यह गांव छोड़ दो। तभी सुमन पूछती है, क्यों मौसी, ऐसा क्या है उस बंद दरवाजे के पीछे? तब मौसी कहती है, तुम्हें ये सब जाने की जरूरत नहीं है। सुमन कहती है, नहीं मासी, मैं नहीं जाऊंगी जब तक कि आप यह नहीं बताएंगे कि आखिर उस बंद दरवाजे का राज क्या है। मौसी कहती है, आखिर तुम क्यों जानना चाहती हो उस बंद दरवाजे का राज? मैंने तुमसे कहा ना कि ये सब तुमको जानना जरूरी नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तब सुमन कहती है, लेकिन मौसी, आप मुझे क्यों नहीं बताना चाहती हो? आखिर क्या है उस बंद दरवाजे के पीछे? मौसी कहती है, अरे कुछ नहीं है, कहा ना तुझे। सुमन मौसी से कहती हैं, नहीं मौसी, आपको बताना होगा, कोई तो बात है जो आप मुझसे छुपा रही हो। मौसी झुंझलाहट में एक कहती है, अरे कहा ना कोई बात नहीं है, चल अब सो जा, बहुत रात हो गई है, बहुत हो गए सवाल जवाब, अब सो जा, आज मैं तेरे पास ही सोने वाली हूँ। सुमन के बार बार पूछने पर भी मौसी ने उसे कुछ नहीं बताया। तब सुमन मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर उस बंद दरवाजे का राज क्या है। कल मैं खुद जाकर देखूंगी, यह विचार करके सुमन सो जाती है और मौसी भी सो जाती है। पूरे दिन थकान की वजह से सुमन को जल्दी ही नींद आ जाती है और मौसी भी सो जाती है। सुबह 6 बजते ही सुमन की आंख खुल जाती है। वह जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा लेते हैं। मौसी भी उठकर अपने घर चली जाती है।
सुमन को अभी भी मन ही मन एक ही बात खाई जा रही थी कि आखिर ऐसा क्या है। उस बंद दरवाजे के पीछे मौसी मुझे कुछ बताती क्यों नहीं है। वह मन में ठान लेती है कि स्कूल से आते वक्त उस दरवाजे के पीछे क्या राज है। मैं जरूर पता लाऊंगी। सुमन अपना सारा काम करके स्कूल के लिए रवाना हो।